नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो सबसे पहली बात तो पूछा क्या है हमें जानना जरूरी है। एपी तो बना देंगे। एपी क्या होगी? 3 अंकों वाली संख्या होंगी और जो 7 से विभाज्य हो। देखो एपी कैसे बनेगी ऐसे स्टेटमेंट में जब भी दिया होगा तो हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों वाली संख्या और कौन सी, जो 7 से भाग हो, उसी की बनेगी एपी। पूछ रहा है कि हाउ मैनी, कितनी है। तो मैंने आपको बताया था हाउ मैनी लिखा हो जहां पर भी कितनी संख्याएं हो, इसका मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। अब देखो एपी क्या बनेगी, तो सबसे पहली संख्या कौन सी होती है 3 अंकों वाली, तो देखो 100 से शुरू होती है 3 अंकों वाली और कहां तक जाती है 999 तक। लेकिन अब ये सारी नहीं लिखनी है, कौन सी लिखनी है, जो 7 से भाग हो रही हो, जो डिविजिबल बाई 7 है। तो कौन सी संख्या सबसे पहली है जो 7 से भाग होगी। देखो 100 नहीं होगी, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं और 105 होगी। 105 होती है ना भाग 7 से, तो क्या हो जाएगा 15 7 105, तो 105 होगी पहली। आप जब एपी लिखोगे तो क्या होगी 105, पहली संख्या 105। अब तो 7 7 बढ़ेगा भाई, 7 से भाग हो रही है मतलब अगली कौन सी होगी 112, फिर 117, ऐसी एपी चलती रहेगी। एपी तो खत्म होती नहीं है। आखिरी पद क्या होगा एपी का, तो आखिरी पद देखो 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, तो 999 होती है आखिरी, लेकिन वो 7 से भाग होती नहीं है। आखिरी कौन सी जो भाग होती है वो 994 है। तो 105 पहली संख्या है जो भाग होती है 7 से, 994 आखिरी संख्या है। देखो ये कितनी संख्या है ये बोल रहा है, तो अभी इतना तो पॉसिबल है नहीं कि 105 112 117 122 127 करके पूरी गिनी जाए कितनी है। तो इसीलिए इसको एपी बना के हम निकालेंगे एन की वैल्यू, तब पता चल जाएगा जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी ही नंबर 7 से भाग होंगी। तो एपी बनेगी कैसे, 105 पहली संख्या, 112 117, चलते चलते लास्ट वाली क्या होगी 994। अब आपको दिख रहा है यहां पर ए क्या है 105, बी क्या है 112 में से 105 घट जाएगा तो 7 है डी, डी की वैल्यू है आपके 7। अब देखो एन तो हमें बताना है, लास्ट वाला क्या होता है ए एन होता है हमेशा, तो ए एन है 994, एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 994 जमा ए की वैल्यू 105, एन निकालनी है, डी की वैल्यू 7। तब देखो ये इधर आगे घटेगा, इधर एन माइनस 1 इंटू 7, घटाओ 14 में से 5 गया 9, 8 में 0 गया 8 और ये 8 आपका, तो 889 और बटे में आ जाएगा 7 बराबर n माइनस 1। काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, सॉरी 2 बचा 7 दूनी 14, 4 बचा 7 दूनी 49, तो n की वैल्यू क्या आई 128 आ गई। तो n की जो वैल्यू आई उतनी तो संख्या डिविजिबल है 7 से, तो आप लिख देंगे n की वैल्यू 128 है तो 180 ऐसे लिख देंगे। देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स। पूछा ना कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो कितने हैं, तो 128 है, तो आप लिख दोगे देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7 या डेट आर लिख सकते हो। तो भाई आप हिंदी में क्या लिख देंगे कि 128 3 अंकों वाली संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। यही पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 4 के। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो पहली बात मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। देखो गुणज का मतलब जैसे 4 का पहला गुणज 4 एकम 4, 4 का दूसरा गुणज 4 दूनी 8, तो ये इसके गुणज होते हैं। तो इसका मतलब देखो एक बात समझो, गुणज का मतलब, मल्टीपल का मतलब भी तो वो नंबर्स होते हैं ना जो 4 से भागो। देखो 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी, चाहे मैं 4 की गुणा कर दूं 100 से, तो जो आंसर आता है, जो मल्टीपल आता है वो तो हमेशा 4 से भाग होता है ना। तो इसका मतलब गुणज का मतलब भी वही है कि वो 4 से भाग हो रही है। तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच 4 से भाग होने वाली संख्या बतानी है हमें। बात समझ में आई ना। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब वही तो होता है कि जो इनमें इनकी किसी से गुणा करके आता है। बात समझना, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके आता है। तो अगर मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है तो वो 4 से डिवाइड भी होगा। तो इसका मतलब हमें निकालना है 10 और 250 के बीच भाग होने वाली 4 से संख्या। तो आप एपी क्या बनाएंगे, तो देखो जरा
सबसे पहले एपी बनाना जरूरी है। कोई देखो वैसे नहीं गिन सकते हम, लेकिन हम एपी बना के तो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जब भी हाउ मैनी आता है इसका मतलब आपको एन की वैल्यू ही निकालनी है। अब देखो एपी क्या होगा, तो 10 और 250 के बीच बोल रहा है भाग होने वाली, तो 4 से एपी शुरू नहीं होगी। कोई 4 तो 10 के 250 के बीच में थोड़े आता है, तो 10 के बाद 10 तो होता नहीं है भाग 4 से, 12 होता है पहली संख्या, तो 12 है आपकी पहला पद एपी का। ये 12 है, 10 और 250 के बीच में बोल रहा है। 12 के बाद 16, फिर 20, फिर ऐसे ही एपी चलेगी। और लास्ट वाला पद क्या होगा, देखो 250 तो भाग होगा नहीं, 249 भी नहीं होगा, 248, तो 248 है आपका अंतिम पद और 12 प्रथम पद। अब एपी बन गई, तो यहां ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू 16 माइनस 12 4, एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू 248। सब कुछ दे रखा है हमें, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12 जमा एन माइनस 1 ऐसे कैसे, डी की वैल्यू 4, तो 12 इधर आई घटेगा तो 236 हो गया और बटे में 4 हो गया। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, क्या होगा सिंपल सी बात है, 200 ये इधर आई घटेगा तो 236 हो जाएगा, बटे में 4 बराबर n माइनस 1, भाग करें 4 पंजे 20, 3 बचा 4 ऋण 36, तो n माइनस 1 क्या आया 59, तो n की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। तो बस n की वैल्यू इधर निकालनी थी हमें, तो आप सीधा लिख देंगे कि 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। तो स्टेटमेंट जो जिस लाइन में दिया गया है उसी लाइन में आंसर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमसे इसमें ही नहीं बोला कि n की वैल्यू निकालो, हमसे पूछा है कितने गुणज है, तो हमें पता है कि जो n की वैल्यू आएगी वही गुणज होंगे। तो n की वैल्यू हमने निकाल दी 60, तो हम लिखेंगे फिर इसमें क्या कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs, ये 2 AP दी गई है इक्वल। कहने का मतलब कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP का जो टर्म होगा वो इक्वल होगा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवा पद बराबर होगा। अब देखो nवा पद मतलब कि कोई भी, मतलब कौन सा पद बोल रहा है। देखो एक बात समझना, nवा मतलब क्या होता है an होता है आपका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमें क्या दिया गया है ना कि इन दोनों एपी में ना nवा पद बराबर है, an बराबर दिया गया है। ठीक, हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू, लिखा हुआ है स्पेशल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस मान के लिए, तो n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, दोनों एपी दे रखी है, तो a और d पता है मुझे, और an मुझे दोनों का बराबर दे रखा है। तो अब मैं दोनों एपी का ना an निकाल के और बराबर रख दूंगा और वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। समझे बात? जैसे वहां पे 2 एपी थी ना, पिछले क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन था ऐसा जिसमें 1000वें पद का अंतर निकालना था, तो वहां पर भी 2 एपी थी। तो जब भी 2 एपी होती है हमें करना क्या होता है, सिर्फ एक को बड़ा ही मान लेते हैं, एक को छोटा ही मान लेते हैं, बाकी तो निकलता वही है, फॉर्मूला वही लगता है। सबसे पहले इस एपी की बात करते हैं। देखो जरा इस एपी की, तो इस एपी में 63, 65, 67 ऐसे चल रही है बात। अब जरा देखो ए कितना है यहां पर, देखो पहले वाले एपी का बड़ा ए मान लेता हूं मैं। ठीक, आपको बताया था ना मैंने कि अगर 2 एपी हो तो एक को बड़ा ए मान ले, एक को छोटा ए मान ले, ऐसे एक को बड़ा डी मान ले, एक को छोटा डी मान ले। वो देखो वहां पर सार्वंतर बराबर था तो दोनों का एक ही मान लिया था, छोटे वाला डी। लेकिन यहां पर 2 एपी है, दोनों का डी भी अलग है, तो इसका मान लो कि बड़ा ए और बड़ा डी मान लेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसका प्रथम पद और सार्वंतर छोटा है, छोटा डी मान लेंगे। देखिए ए कितना है 63, डी 65 में से 63 गया 2, बड़े वाला डी हो गया। ए और डी निकाल दिया। देखो एन की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, ए एन निकाल दो यहां से, तो ए एन क्या होगा, तो देखो बड़ा ए और एन, तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई, बड़े वाला डी। अच्छा यहां वैल्यू पुट कर दे, ए एन बराबर ए की वैल्यू 63 जमा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ये आपकी बड़ा एन निकाल दिया हमने। क्यों निकाला, बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों का एन बराबर है, एनवा पद बराबर है, तो दोनों का एन निकालूंगा मैं। इसका एन निकल गया, अब दूसरी एपी का एन निकालते हैं। दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी आपकी 3, 10, 17 ये। अब देखो यहां पर छोटा ए क्या है, यहां पर पहला पद को छोटा ए मान लेंगे, तो ए बराबर 3, डी बराबर 10 में से 3 गया 7,
अब यहां से ए एन निकालते हैं। ए एन क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला। ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3 जमा एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी 7 होगी आपकी वैल्यू। अब देखो जरा, अब हमें क्या दिया है ना, हमें यह दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें यह कह रहा है कि दोनों का एनवा पद बराबर है। कहने का मतलब ए एन बराबर ये वाला ए एन बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये तो दिया है। अब इन दोनों को बराबर रख के एन की वैल्यू निकाल देंगे। ये क्या है, तो 63 जमा एन माइनस वन इंटू 2, ये दे रखा है आपका। इधर क्या दे रखा है 3 जमा एन माइनस वन इंटू 7। अब निकाले तो देखो जरा, पहले अंदर गुणा कर देते हैं इसकी, तो 63 जमा 2n, गुणा करने आती है ना, 2 की n से होगी तो 2n माइनस का 2 बराबर 3 ऐसे कैसे इसके अंदर गुणा होगी 7n माइनस का 7। अब n वाला एक तरफ रखते हैं, बिना n वाला इधर ले आते हैं, तो 63 में से 2 गए तो 61 है, इधर आगे 7 जुड़ जाएगा, इधर क्या होगा देखो जरा 7n माइनस 2n। देखो कैलकुलेशन हो रही है, अभी चलने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या होगा 63 में से 2 घटा 61, ये 7 इधर आएगा जुड़ेगा। अब रही क्या बात, यहाँ 7n था, अच्छा एक चीज हो रहेगी, ये वाला 3 भी रह गया ना, तो ये वाला 3 भी इधर आएगा बराबर 7n था यहाँ पर, 2n इधर जाके घट गया, तो 61 और 7 68, 68 में से 3 गया 65 हो गया आपका, बराबर 7 में से 2 गया 5n। n की वैल्यू निकालोगे आप तो 65 बटा 5 तो 13 आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 13। और मेरे से यही पूछा था, ऐसे तो n की वैल्यू पूछी थी ना, तो n की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो क्या कॉन्सेप्ट लगा, एक बार दोबारा सुनो। किसने बोला था कि दोनों का nवा पद किस वैल्यू के लिए बराबर होगा, n की। तो n की वैल्यू पूछी थी, दोनों का nवा पद मतलब an बराबर दिया था, तो मैंने इस AP का भी an निकाल दिया, a और d मान के। a और d, देखो a बड़ा मानेंगे d बड़ा मानेंगे, या फिर ऐसा कर सकते थे कि इसको a, इसको d, इसको a डैश d डैश, मतलब अलग दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का a और d तो अलग अलग है ना, दो अलग अलग AP है। तो वही बात है, आप या तो इसको छोटा a d मानते तो इसको a डैश d डैश मानना पड़ता आपको, ऐसे डैश लगा के, लेकिन हमने बड़ा a और छोटा a मान लिया, तो बस दोनों से an निकाला, दोनों का an बराबर किया, और वही जैसे n की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वैसे निकाल दी। 16th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड एन AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म। एक AP निकालनी है हमें, AP बतानी है, उसकी थर्ड टर्म ये है और सेवंथ टर्म जो है वो 12 मोर देन है फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म से क्या है 12 मोर देन। एक AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ज्यादा मुश्किल तो होगी नहीं इसमें, AP निकालने के लिए आपको A और D की वैल्यू चाहिए। A और D की वैल्यू कहां से आएगी, देखो जरा यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, A3 दिया हुआ है, कितना 16, तीसरा पद मतलब A3, तो A प्लस 2D बराबर 16, इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन 1 बन गई। और दिया सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, देखो जरा A7, सातवां पद क्या दिया है पांचवें से 12 अधिक, यही दे रखा है। और देखो जरा A7 तो A प्लस 6D, A5 A प्लस 4D, प्लस में 12, A से A कट गया, 6D में से इधर आके 4D घटेगा 12, तो 2D बराबर 12, D बराबर 6, D की वैल्यू 6 आ गई, D की वैल्यू 1 में रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो A प्लस 2 इंटू 2, D की जगह 6 भर दिया बराबर 16, तो A प्लस 12 बराबर 16, A की वैल्यू 16 माइनस 12 4, A की वैल्यू आ गई 4, तो A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू आ गई 6, तो AP क्या होगी आपकी, तो AP तो आप जानते हो ना क्या होती है, AP होती है पहले A लिखते हैं, उसके बाद दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, उसके बाद चलती रहती है AP। तो अब देखो A मतलब A कितना 4, A प्लस D मतलब 4 जमा 12, उसके बाद 4 जमा 2 गुणा 12, और AP ऐसी चलती रहेगी। AP बनाना तो मुश्किल नहीं है, A और D की वैल्यू पता हो तो ये 4 ये 16 और ये 28 हो गया आपका, और ऐसे AP होगी आपकी, बन गई AP। AP बनाने के लिए A और D की वैल्यू चाहिए, A और D की वैल्यू निकली गई, A3 दिया था, A7 दिया था, दोनों का फॉर्मूला लगाया और A और D की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस, मतलब कि हमें 20वां पद तो निकालना है 20 टर्म, लेकिन लास्ट टर्म से पीछे से 20वां कौन सा होगा, ये बोल रहा है आपकी बात। 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद, देखो ऐसे शुरू से 20वां पद क्या होगा निकाल दोगे आप, लेकिन पीछे से 20वां पद क्या होगा कैसे निकालेंगे,
देखो सिंपल सी बात, एक काम करेंगे कि पीछे से बोल रहा है ना, अंतिम पद से बोल रहा है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, एपी को उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब पहले वाले को आखिरी में, आखिरी वाले को पहले में भेज देंगे। तो कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे एपी इन रिवर्स ऑर्डर, एपी इन रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम में एपी। तो उल्टे क्रम में एपी क्या होगी, तो पहले हो जाएगा 253। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पर 5 5 बढ़ रहा है ना, 5 5 बढ़ रहा है, तो जब उल्टा लिखेंगे तो 5 5 घटेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो 253 के बाद 258 थोड़े लिख सकते हैं, इस एपी में 258 है ही नहीं। आप यहां देखो 5 5 बढ़ रहा था, तो जब पीछे से लिखेंगे इसको, पहले इसको लिखेंगे तो अगला क्या होगा, 5 घट के आएगा, तो 248 होगा। फिर ऐसे चलते चलते आखिरी पद क्या होगा आपका, 248 के बाद 243 होगा, और फिर आखिरी वाला पद 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? एपी उल्टा लिखेंगे कैसे, पहले ये, फिर 5 घटा के, फिर 5 घटा के, फिर लास्ट वाला पद आपका 3 आ गया। ये आपकी एपी होगी। अब इस एपी में आप 20वां पद नहीं निकाल सकते, इस एपी का जो 20वां पद होगा वो इस वाले एपी में से पीछे से 20वां हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो यहां से हम निकालेंगे ए बराबर 253, डी बराबर 248 में से 253 घटेगा तो माइनस का 5 आ गया आपका डी, डी की वैल्यू आई -5। हमें निकालना क्या है, देखो 20वां पद निकालना है, मतलब कि एन निकालना है। एन क्या दे रखा है 20, और एन निकालना है। बताया ना 20वां पद 31वां पद ऐसे लिखा आता है, इसका मतलब कि एन निकालना है, एन दिया हुआ है आपको 20। तो एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब कि ए 20, ए की जगह 253 जमा एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, डी की जगह माइनस का 5। अब देखो जरा, ये 253, ये 19 और 19 पंजे माइनस का 95, इसको घटाओगे आप तो 158 आ गया आपका क्या, ए 20। तो आप लिख दोगे कि अंतिम पद से 20वां पद, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म क्या है आपकी, तो वो है आपकी 158। आप लिख देंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th और 8th टर्म का सम क्या है, 24 है। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th और 10th का क्या है, 44 है सम। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है आपको। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे व 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब देखो एपी के प्रथम 3 पद कब निकलेंगे, जब ए और डी की वैल्यू पता होगी। ए और डी की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो जो दिया है उसी से निकलेगी ना। देखो जरा, पहले क्या दिया है, चौथे और 8वें पद का योग। तो देखो चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8, तो A4 जमा A8 24, यही दिया हुआ है ना आपको। चौथे और 8वें पद का योग मतलब ऐसे लिखेंगे, और 24 के बराबर है। चौथा पद मतलब A प्लस 3D, 8वां पद मतलब A प्लस 7D बराबर 24। ए और ए 2A प्लस 3 7 10D बराबर 24। यहां से क्या करेंगे आप, 2 से भाग कर देंगे सभी को, तो A प्लस 5D बराबर 12। यही पहली इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऐसी दिया है, छठे और 10वें पद का योग 44। देखो जरा, छठे और 10वें पद का योग 44, तो लो, छठा मतलब A प्लस 5D, 10वां मतलब A प्लस 9D बराबर 44। ए और ए 2A 9 5 14D बराबर 44। यहां 2 से भाग देंगे तो A प्लस 7D बराबर 22 आ गया। ये आपकी क्या आई, दूसरी इक्वेशन। अब देखो जरा, पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। मान लो दूसरी में से पहली घटा दी मैंने, तो A प्लस 7D बराबर 22 में से घटेगा A प्लस 5D बराबर 12। अब यहां से वैल्यू निकालो A और D की, तो A आएगी आपकी पहले तो कट जाएगी, 7 में से 5 गया, 2D बराबर 10, तो D की वैल्यू क्या आई यहां से, तो D की वैल्यू आ गई 5। तो D की वैल्यू 5 आ गई, तो A की क्या आ जाएगी, तो D की वैल्यू इसमें भर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो A प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12। तो A की वैल्यू क्या आई, तो 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू आई माइनस का 13। तो A की वैल्यू आ गई -13, D की वैल्यू आ गई 5। तो क्या अब आप AP नहीं लिख सकते, AP का पहला पद क्या होगा A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, लिख दो AP का तीनों पद।
तो देखो जरा, इस एपी के तीनों पद क्या होंगे? तो पहला पद ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। तो देखो जरा लिखेंगे आप क्या कि एपी के तीन पद, एपी के तीन पद प्रथम, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो ए का मतलब कि -13, इधर ए प्लस डी मतलब -13 में 5 जुड़ेगा, और उसके बाद -13 में 2 गुणा 5 जुड़ेगा। तो अब देखो जरा, -13 -8 -13 जमा 10 माइनस का 3, ये एपी के तीन पद आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है आपके? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, मतलब सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया। एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपए वार्षिक तनख्वाह पर, समझ गए? मतलब सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपए पर कार्य करना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड द इनकम रीच 7,000। मतलब क्या कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए पर कार्य करना शुरू किया, और उसके बाद हर साल 200 रुपए की जो है इंक्रीमेंट हुई, 200 रुपए बढ़ता गया उसका एनुअल सैलरी जो थी, जो तनख्वाह थी। अब उसके बाद बोल रहा है कि 7,000 उसकी किस वर्ष हुई होगी तनख्वाह। तो इसका मतलब देखो, पहले एपी बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एपी कैसे बनेगा? देखो जरा, एपी बनाता हूं पहले मैं। तो एपी जब आप बनाओगे तो पहला पद मतलब पहले साल की तनख्वाह क्या थी? 5,000। बात समझ में आई? पहले साल की तनख्वाह 5,000। अब 200 बढ़ रही है हर साल, तो अगले साल हो जाएगी 5200, अगले साल 5400, और ऐसे चलते चलते कहां तक जाना है हमें? 7,000 तक, है ना? यही तो पूछा कि 7,000 जब होगी उसकी सैलरी तब कौन सा साल होगा। इसका मतलब कि पहला पद 5,000, 200 बढ़ रहा है, और आखिरी पद जो मानेंगे वो 7,000 मानेंगे। क्यों? इससे ज्यादा नहीं पूछा, 7,000 तक पूछा कि 7,000 कौन से साल में होगी। तो सिंपल सी बात देखो, इसका मतलब 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, मतलब कि ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। इसका मतलब इसकी वैल्यू पूछी है किसकी? एन की। याद रखना, जब भी लास्ट वाला पद दिया है, ए और डी दिए, ये तो क्या रह गया? एन तो रह गया ना। तो वैसे भी एन बताएंगे, और पूछा है किस साल, मतलब जो एन की वैल्यू होगी उसी साल। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ए बराबर 5,000, डी बराबर 200। निकाल दोगे कैसे? 5200 में से 5,000 घट के निकलता है डी, तो 200 आ गई डी। ए एन क्या है? तो ए एन है 7,000। एन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकल जाएगी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 7,000 बराबर ए की वैल्यू 5,000 जमा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 200। ये 5,000 आगे घटेगा तो क्या हो जाएगा? इधर आगे घटेगा तो 2,000 बटे में आएगा 200 बराबर एन माइनस 1। बात समझ आ रही है ना? पहले 5,000 घटेगा, फिर ये 200 भाग में आएगा, ये कट गया तो आ गया ये 10 आया, तो एन की वैल्यू 11 है। तो एन की वैल्यू 11 का मतलब क्या हुआ कि 11 साल बाद हो जाएगी कितनी? 7,000। बात समझ आ रही? देखो, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, तो 11वें साल होगी इसकी कितनी? 7,000 तनख्वाह। 11वां साल मतलब क्या? 1995 है अभी, तो 11वां साल का मतलब क्या हो गया? 2006। तो क्या हो जाएगी? 2006 में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। या फिर आप सीधा भी लिख दें कि 11वें साल, जरूरी है 2006 लिखना, उसने सिर्फ बोला कौन से साल, तो आप लिख देंगे इन 11th ईयर द सैलरी विल बी 7,000। 11वें साल उसकी जो वार्षिक आय है वो 7,000 हो जाएगी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए जरा। 20वें क्वेश्चन में भी ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है। 20वें क्वेश्चन में लिख रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, मतलब रामकली ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद अब उसने अपनी साप्ताहिक बचत क्या करी? 1.75 रुपए बढ़ाती गई, हर सप्ताह 1.75 रुपए बढ़ाती गई। उसके बाद बोल रहा है कि इफ इन द nth वीक, मतलब किसी nth वीक में, किसी nवें सप्ताह में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹2.75, उसकी जो वीकली सेविंग है, उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20.75 रुपए हो जाती है। तो एन की करते हैं 20वां क्वेश्चन। तो क्या बनेगी एपी? तो एक बात पहले दोबारा सुनो, क्या कहा उसने ये कहा ना कि वो पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाती है? तो 5 रुपए बचाती है पहले सप्ताह में, 5 रुपए पहले सप्ताह में। अब क्या करती है कि हर हफ्ते वो अपनी बचत को 1.75 रुपए बढ़ाती है। तो देखो 5 में 1.75 जोड़ेंगे पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, है ना? दूसरी बार क्या होगा? 5 में 2 गुना 75 जुड़ेगा, सॉरी 1.75, 2 गुना 1.75,
ये तो निकालना आता होगा भाई। देखो पहला सप्ताह मतलब ए, और जो हर साल मतलब हर हफ्ते जो बढ़ रही है वो क्या, डी की वैल्यू हो गई। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए भी तो निकालने आती है। अब लास्ट में कहां तक जाएगी, कह रहा है कि एक सप्ताह में उसकी जो बचत होती है ना वो 20.75 रुपए हो जाती है, 20.75। तो ये बनेगी एपी। तो ये 5, ये 6.75, ये 1.75 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 175 दूनी आपका होता है 150, 150, 300, 350, और 0.2 के बाद तो 3.5, 3.5 गुणा 5, 5 दिया 15.5 हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद और ये 20.75, ये बन गई आपकी एपी। अब इस एपी में यही तो बोल रहा है कि जो ये 20.75 है, यहां पर एन की वैल्यू क्या है, कह रहा है किसी nth वीक में, किसी nवें सप्ताह में ये हो जाती है। तो एन की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75, निकालने की जरूरत नहीं है, 1.75 बढ़ रही है तो वही डी की वैल्यू है। उसके बाद ए एन कितना दे रखा है, 20.75, तो एन की वैल्यू निकल नहीं जाएगी यहां से, क्या वही फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है 20.75, ए की वैल्यू 5 जमा एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 1.75। देखो 5 इधर घटेगा तो 15.75 बचेगा, और ये 1.75 बटे में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले आपको 5 इधर लाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, फिर घट के जो आएगा उसमें ये भाग में लाना पड़ेगा। मैथ्स में एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब देखो इसको भाग करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कट गई, कैसे भाग होगा जरा ध्यान देना। 25 से कट रहा है, 25 सत्ते 175, 25 छिका 150, 7 बच गया, 25 दिया 75, 7 नीम 63। तो n माइनस 1 की वैल्यू 9 आई, तो n की वैल्यू 10 आई। तो n की वैल्यू पूछी थी, तो n की वैल्यू आएगी 10।